अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 11 शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें जो है हम रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि कंसिडर जो इंक्लूड करते हैं स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग। कि स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग में हमारे पास कौन कौन से टाइप्स ऑफ नेगोशिएटेड फाइनेंसिंग अवेलेबल है, फैक्टरिंग अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से काम करता है, और कंपोजिशन ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग हम कैसे सेलेक्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जो है अकाउंट्स पेबल क्या होते हैं। अकाउंट्स पेबल को जो है किस तरीके से हमने जो है डिफाइन किया। हमने कहा कि किस किस्म के जो है आप ट्रेड क्रेडिट्स देते हैं कंपनीज को, कि या जो है अपने से जो सप्लायर्स होते हैं वो अपने जो बायर्स होते हैं उनके साथ किस किस्म के जो है एग्रीमेंट्स करते हैं कि उनको जो है लोन दे दें शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। हमने उसके बारे में जिक्र किया था। फिर हमने कहा कि जी आपके जो है जो पेमेंट्स हैं किस तरीके से आप उसको जो है पेबल्स को लेट करोगे, उसके फ़ायदे क्या होते हैं, नुकसानात क्या होते हैं। उसके बाद हमने जो एक्रूड एक्सपेंसेस को थोड़ा-सा देखा कि एक्रूड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, किस तरीके से उसका फ़ायदा होता है अगर आपके जो है एक्रूड एक्सपेंसेस को डिले करते हो, या जो है आप क्या कर देते हो कि उसमें जो है चाहते हो कि उसको जो है हम स्ट्रेच कर दें, तो उसके क्या नुकसानात होंगे, उन चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। आज हम स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग में देखेंगे कि हमारे पास जो है कौन-कौन से टाइप्स ऑफ नेगोशिएटेड फाइनेंसिंग है हमारे पास अवेलेबल है। तो 2 मेजर आपके पास जो है नेगोशिएटेड फाइनेंसिंग ऑप्शंस होते हैं। एक मनी मार्केट क्रेडिट है, दूसरा अनसिक्योर्ड लोन्स है। मनी मार्केट क्रेडिट में हमारे पास आ जाता है कमर्शियल पेपर्स और बैंकर्स एक्सेप्टेंस। अनसिक्योर्ड लोन्स में जब हम बात करते हैं तो लाइन ऑफ क्रेडिट, रिवॉल्विंग क्रेडिट एग्रीमेंट और ट्रांजैक्शन लोन्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं। कमर्शियल पेपर हमारे पास 2 किस्म के होते हैं। एक आपके पास स्टैंड अलोन हो जाता है, एक आपके पास जो ट्रेड एक्सेप्टेंस बन जाता है। स्टैंड अलोन कमर्शियल पेपर या कमर्शियल पेपर सिंपली क्या कहता है, डेफिनेशन उसकी कहती है कि शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट्स जनरली इशूड बाय लार्ज कॉर्पोरेशंस। कि आपके पास शॉर्ट टर्म के लिए जो है क्या करते हैं कंपनीज फंड को अराइज करने के लिए, अपने जो है फंड्स जनरेट करने के लिए क्या करती है कि शॉर्ट टर्म के लिए कमर्शियल पेपर्स को इशू कर देती है जो कि अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं, ठीक है। और जो कंपनीज ज़्यादातर इशू करती हैं ताकि वो जो है अपने लिए सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग जनरेट कर सकें, क्योंकि अगर वो जो है बैंक वगैरह से लोन लेती है तो उसके लिए जो है उसको प्रॉपर तरीके से जो है एग्रीमेंट्स करने पड़ते हैं, एक प्रॉपर प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, तब कहीं जाके जो है उनको वो लोन जो है मिलता है। और ये जो आपके पास मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये आपकी वो कंपनीज इशू करती हैं जो क्रेडिट वर्दी होती है, ठीक है। वही जो है कमर्शियल पेपर्स को इशू कर सकती है और वो अपने लिए जो है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का सोर्स एज ए सोर्स इसको इस्तेमाल कर सकती है और वो फंड्स जो है जनरेट करती है इसके जरिए से। इसलिए जो है हम इसको कहते हैं कि अनसिक्योर्ड कॉर्पोरेट आईओयूज भी उसको कहा जाता है कि आईओयू कि मैं आपको जो है पे करूंगा लेकिन वो क्या है, अनसिक्योर्ड है। और इसमें जो है आपके पास दो पार्टीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। पहले आपके पास डीलर आ जाता है और दूसरा आपके पास डायरेक्ट प्लेसमेंट मार्केट आ जाता है। कि आपके पास जो है डीलर्स कौन है, डीलर जो है आपके पास वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि इन कंपनी से जो है कमर्शियल पेपर्स परचेज करते हैं और फिर उनको क्या करते हैं डायरेक्ट मार्केट में जो है सेल आउट करते हैं, इन्वेस्टर्स को सेल आउट करते हैं, ठीक है, जिसका जो है वो अपना कमीशन चार्ज करते हैं। टिपिकली कहा जाता है कि 1/8% जो है ये अपना कमीशन चार्ज करते हैं, ठीक है। और इनकी जो है मेच्योरिटी ना 30 to 90 डेज की जो है नॉर्मली प्रिवेल करती है, ठीक है। तो इसका फायदा क्या हो जाता है कि कंपनीज को जो है बजाय इसके कि वो जो है बैंक वगैरह से लोन ले, कर्जा उसके जो है अपनी कोई प्लेज रखवाए, कोई सिक्योरिटीज वगैरह रखवाए, इसको सिंपली क्या करना पड़ता है, कमर्शियल पेपर्स को इशू कर देते हैं जो कि क्या कर देती है उसको लोन अचीव करने का जरिया बना देती है। फायदा क्या हुआ इसका, चीपर देन शॉर्ट टर्म बिजनेस लोन्स फ्रॉम अ कमर्शियल बैंक। अगर आप कमर्शियल बैंक से, जैसे मैंने आपको कहा कि लोन लेते हो तो उसमें इंटरेस्ट आपको स्पेसिफिक अमाउंट में देना पड़ेगा। इसमें जो है आपका जो लोन है वो क्या करता है, वो मूव करता रहता है। वो जो है आप उसमें जो है कोई स्पेसिफाइड लिमिट उसको नहीं बता रहे कि आपको जो है कितना मिलेगा, ठीक है। आप जो है क्या करते हो कि कंपनी जो है उससे कम लोन जो है इंटरेस्ट उस पर पे करती है, ठीक है। कि जो आपके पास जो है दूसरे जो बैंक कमर्शियल बैंक वगैरह जो है जो लोन पे करती है उससे थोड़ा सा कम रेट पे होता है, तो इसके लिए वो एक बेनिफिशियल सोर्स बन जाता है। दूसरा कहता है कि डीलर रिक्वायर लाइन ऑफ क्रेडिट टू इंश्योर दैट द कमर्शियल पेपर इज पेड ऑफ। और डीलर जो है जब इसके जो कमर्शियल पेपर्स को सेल आउट करने के काम करते हैं तो उसके लिए भी तो रिस्क इन्वॉल्व है, जाहिर सी बात है कि क्या ये जो है सेल आउट होंगे या नहीं होंगे, कौन इसको परचेज करेगा। तो वो जो है क्या करते हैं, वो अपने लिए जो है लाइन ऑफ क्रेडिट उनसे मांगते हैं, ठीक है, ताकि जो है वो एक एक्स्ट्रा लिमिट उसको मिल जाए जिसके अंदर अंदर जो है उसको एक्स्ट्रा परचेज करने की फैसिलिटी अवेलेबल हो। और वो जो है क्या करे, उसको अश्योर कराएगी जो डीलर्स को अश्योर कराएगी कंपनी कि हाँ हम आपको जो है लाइन ऑफ क्रेडिट
अवेल करने की फैसिलिटी देंगे। दूसरा हमारे पास जो आ जाता है वो है बैंक सपोर्टेड कमर्शियल पेपर्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि एक जो आपके पास स्टैंड अलोन है, दूसरा बैंक सपोर्टेड आ जाता है। तो जैसे ही नाम से शो हो रहा है कि बैंक सपोर्टेड जो आपके पास कमर्शियल पेपर्स हैं, तो इट मींस कि आपका जो है बैंक क्या कर रहा है, वो इसको जो है सपोर्ट कर रहा है, एक अपनी जो है फीस ले रहा है, जिसके बेसिस पे वो क्या करेगा कि आपको गारंटी करेगा कि आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने जो है एप्लीकेशंस पे करेगा। ठीक है, कि कंपनी जो है क्या करेगी, इन्वेस्टर को उसकी एप्लीकेशंस पे करेगी। और इसलिए कहता है कि बैंक प्रोवाइड लेटर ऑफ क्रेडिट फॉर अ फी गारंटीइंग द इन्वेस्टर दैट द कंपनीज ऑब्लिगेशन विल बी पेड, कि कंपनी की जितनी भी ऑब्लिगेशंस हैं, कंपनी को जितना जो है कर्जा आपने दिया था वो आपको पे किया जाएगा। इन्वेस्टर्स को इस चीज की गारंटी देते हैं और उसकी जो है वो क्या करता है, अपनी एक फीस चार्ज करता है। सो लाइन ऑफ जो है लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली क्या होता है, कहता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट a promise from a third party for payment in the event that certain conditions are met. It is frequently used to guarantee payments of an obligation. कि आप जो है उसके क्या हो जाती है, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस जो आपने डिसाइड की होती हैं, जिस बेसिस पे जो है कमर्शियल पेपर आपको जो है दिया होता है, बैंक सपोर्टेड कमर्शियल पेपर, बैंक क्या कर देती है कि जैसे ही वो टर्म्स एंड कंडीशन मैट हो जाएंगी, वो क्या कर देगी, वो जो है आपको उसकी पेमेंट जो है पे कर देगी। सो क्या हो जाता है कि बेस्ट फॉर लेसर नोन फर्म्स टू असेस लोअर कॉस्ट फंड्स, क्योंकि कि अब जो है जो आपके पास लेस नोन फर्म्स है, वहां पे तो हमने कहा कि जो कमर्शियल पेपर्स करती है वो क्रेडिट वर्दी कंपनी करती है। ये आपके पास वो कंपनियां करती है जिनके जो है इतना ज्यादा इमेज नहीं बना होता, या सोसाइटी में उसको जो है लोग जानते नहीं है। क्योंकि तो बैंक क्या करती है कि वो अपने जो अरेंजमेंट्स करती है, ठीक हो गया, उनके लिए, ताकि जो है वो अपने जो है लोन्स वगैरह या जो है वो शॉर्ट टर्म फंडिंग अपने लिए जनरेट कर सके। और इसलिए हम कहते हैं कि those which are privately held as well as companies that would be rated somewhat less than prime quality if they were to issue standalone paper. It affords access to the commercial paper market at times when the cost is less than direct borrowing at the bank. ये तब आपके जो है ये फैसिलिटी देता है कि आपके पास जो है ना, अगर आप बैंक से डायरेक्टली जो है वो करते हैं, बारो करते हैं, तो उससे उसकी कॉस्ट जो है कम होती है। तो तब जो है कंपनियां क्या करती है, जो अननोन होती है या जो इतने मार्केट में फेमस नहीं होती, या जो है वो इजीली अपने जो है कमर्शियल पेपर जो है इशू नहीं कर सकती, उनको पता होता है कि अगर वो इशू भी कर लेती है तो खरीदने वाला कोई नहीं होगा, तो इसलिए वो क्या करती है कि वो जो है कमर्शियल पेपर्स की तरफ जाती है, ताकि कंपनीज जो है इसको अब सेल आउट कर सके और अपने लिए जो है फंड्स जनरेट कर सके। थर्ड आपके पास आ जाता है बैंकर्स एक्सेप्टेंस। नेम से ही श्योर है कि बैंकर्स एक्सेप्टेंस है, बैंक्स एक्सेप्ट देम शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट ट्रेड नोट्स फॉर व्हिच बैंक हैविंग एक्सेप्टेड देम promises to pay the holder the face amount at maturity, कि जिसमें बैंक इस चीज की गारंटी देता है कि जब भी आपके पास ये जो है जो बैंकर एक्सेप्टेंस पड़ा होगा, नोट पड़ा होगा, आप लेकर आओगे, आपको जो है पेमेंट्स कर दी जाएंगी। तो इससे क्या हो जाता है कि आपको फैसिलिटी मिल जाती है कौन सी चीजों में, कि जो आपके फॉरेन ट्रेड्स होते हैं, कि वो आपको फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर देता है कि आप जो है फॉरेन ट्रेड करना चाहते हो, तो वहां पे जो आप चले जाते हो, तो आप उसको बैंकर्स एक्सेप्टेंस दे देते हो कि मुझे जो इतना सामान चाहिए, वो आपको सामान दे देंगे, आप उसको बैंकर्स एक्सेप्टेंस दे देते हो। वो जब आपका टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाता है, या जो है जब आप वो बैंक एक्सेप्टेंस लेकर जाता है बैंक के पास, बैंक क्या करेगी, उसको वो पेमेंट कर देगी। तो आपके जो है इस तरीके से जो बड़ी शिपमेंट्स होती हैं, या जो आपके फिर जो फॉरेन मार्केट में जितने भी ट्रेड चल रहा होता है, उसको फैसिलिटेट करती है। ठीक है, और दूसरा आपके पास क्या हो जाता है कि लिक्विड मार्केट प्रोवाइड्स रेट्स सिमिलर टू कमर्शियल पेपर रेट्स, और उसके जो है जो रेट्स आपके पास होते हैं, आप अगर उसको सेल आउट करने की कोशिश करते हो, तो वो भी आपके पास क्या होते हैं, उसके जो रेट्स आपको मिलते हैं वो आपके कमर्शियल पेपर्स के साथ ही एक जैसे होते हैं। तो इसका भी फायदा हो सकता है, लेकिन ये ज्यादा सिक्योर्ड हो गया। जो कमर्शियल पेपर से वो आपके पास क्या थे, वो सिक्योर्ड नहीं थे, जबकि ये आपके पास क्या हो चुके हैं, सिक्योर्ड है, क्योंकि इसको जो है क्या कर दिया उसने, प्रॉमिस किया हुआ है। शॉर्ट टर्म बिजनेस लोन्स भी हमारे पास जो है दो टाइप्स के लोन्स आ जाते हैं। ठीक है, एक अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं और एक सिक्योर्ड लोन्स होते हैं। अनसिक्योर्ड लोन्स वो होते हैं जिसके बैक पे आपने कोई जो है प्लेज नहीं कराया था, कोई एसेट जो है उसके बैक पे नहीं रखाया हुआ, उसको हम कहते हैं अनसिक्योर्ड लोन्स। और सिक्योर्ड लोन्स वो होते हैं जिसके बैक पे आपको क्या करना पड़ता है, एसेट रखवाना पड़ता है, कि आप जो है क्या करोगे, पेमेंट करोगे, ठीक हो गया, उसकी गारंटी में आपने सामान रखा है। अगर आप उसकी पेमेंट नहीं करते तो वो क्या करेंगे, आपके जो है उस एसेट को सेल आउट करके अपनी जो पैसे होंगे वो पूरे कर देंगे। तो बैंक आपका मोस्टली क्या करता है, वो सिक्योर्ड लोन्स की तरफ जाता है, कि वो जो है क्या करता है, अपने आप को सेव करनी चाहता है, वो आपसे जो है अपने पास प्लेज रखवा लेता है, आपको कहता है कि जी प्रॉपर्टी है, इस तरीके के जो एसेट हमारे पास रखवाओ, कि जो उसकी वर्थ डबल हो, ताकि हम जो है उसको जब सेल आउट करें तो उसका बेनिफिट हमें। सो अनसिक्योर्ड लोन में सबसे पहले आ जाता है लाइन ऑफ क्रेडिट, जो मैंने आपको कहा कि वो जो है बैंक के साथ होता है। तो बैंक क्या करती है कि वो जो अरेंजमेंट कहता है कि एन इनफॉर्मल अरेंजमेंट बिटवीन द बैंक एंड इट्स कस्टमर स्पेसिफाइंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्रेडिट द बैंक विल परमिट द फर्म टू ओ एट एनी वन टाइम। ठीक है, कि जो है क्या करती है कि बैंक उसको जो है कस्टमर को फैसिलिटेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है, या उसको परमिट करती है कि आप एक मैक्सिमम अमाउंट तक जो है क्रेडिट उससे ले सकते हैं।
ये हो गया वन टाइम के लिए। तो इसमें आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कहता है कि 1 ईयर लिमिट होती है जिसको जो है क्या करता है फिर दोबारा रिव्यू किया जाता है। उसके अगर जो है टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो जाती है तो उसको जो है क्या करेगी, अकॉर्डिंग टू द नीड वो अपडेट करती रहेगी। और दूसरा जो क्रेडिट लाइन इज बेस्ड ऑन द बैंकर्स असेसमेंट ऑफ द क्रेडिट वर्दीनेस एंड क्रेडिट नीड्स ऑफ द फर्म, कि जो क्रेडिट असेसमेंट जो है क्रेडिट लाइन जो उसको प्रोवाइड कर रहा है तो बैंक क्या करती है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को भी देखती है और उसकी क्रेडिट नीड्स को भी देखती है कि उसको कितना क्रेडिट चाहिए होगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली उसको जो है लाइन ऑफ क्रेडिट जो है प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो इस चीज़ की फैसिलिटी जो है अवेल कर सके। लेट्स से उसको जो है 10 लाख का लोन चाहिए, ठीक है, और वो जो है उसको क्या कर दे कि 8 लाख 7 लाख का दे दे, तो ये तो उसके लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकता। तो बैंक क्या करती है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को भी देखती है कि वो उसको पे कर सकती है कि नहीं कर सकती, और वो जो है कितना उसकी नीड होगा उसके अकॉर्डिंगली उसको क्या करती है लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करती है। सेकंड थर्ड चीज कहता है कि क्लीन प्रोविजन रिक्वायर द फर्म टू ओ द बैंक नथिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, और उसके जो है क्या होगा क्लिनिक प्रोविजन के मुताबिक कि बैंक जो है कुछ भी ओ जो है फर्म जो है वो कुछ भी ओ नहीं करेगी बैंक को ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, कि उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान जो है वो उसको कुछ भी ओ नहीं करेगी, कुछ भी पे नहीं करेगी, कोई भी चार्जेस वगैरह पे नहीं करेगी। इसके मुकाबले में आपके पास रिवॉल्विंग क्रेडिट एग्रीमेंट आ जाता है जिसको हम कहते हैं कि फॉर्मल लीगल कमिटमेंट टू एक्सटेंड क्रेडिट अप टू सम मैक्सिमम अमाउंट ओवर अ स्टेटेड पीरियड ऑफ टाइम, कि एक खास अरसे तक आप उसको क्या करते हो कि टाइम ड्यूरेशन तक उसको जो है जो आपने क्रेडिट दिया हुआ है, ठीक हो गया, जैसे आप जो लाइन ऑफ क्रेडिट में देते हो तो सेम एज इट इज यहाँ पे आप क्या करते हो कि उसको एक मैक्सिमम एक अमाउंट जो है उसको डिसाइड करते हो कि आप इसको अवेल कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या होगा कि वो आपसे जो है क्या करेगा, पैसे चार्ज करेगा क्योंकि ये लीगल कमिटमेंट है। तो इसमें क्या होगा कि फर्म्स रिसीव रिवॉल्विंग क्रेडिट बाय पेइंग अ कमिटमेंट फीस ऑन एनी अनयूज्ड पोर्शन ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्रेडिट, कि जितना जो अनयूज्ड पोर्शन होगा उस पे भी जो उसको क्या करना पड़ेगा, कमिटमेंट फीस देनी पड़ेगी। और कमिटमेंट फीस क्या है, कहते हैं कि फी चार्ज बाय द लेंडर फॉर एग्रीइंग टू होल्ड क्रेडिट अवेलेबल, कि वो जो उसके पैसे चार्ज कर रहा है कि जो उसने उसको फैसिलिटी दी हुई है कि जब आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी आप इतने अमाउंट तक जो है पैसे इस्तेमाल कर सकते हो, तो वो उसके जो है काइंड ऑफ सर्विस चार्जेस ले रहा है कि मैंने आपको ये फैसिलिटी दी हुई है कि आप इतने जो है पैसे इस्तेमाल कर सकते हो उस ड्यूरेशन तक, तो मैं जो है उसके जो पैसे मैंने अपने बाउंड किए हुए हैं आपके लिए रखे हुए हैं कि आप इसको इस्तेमाल करोगे, उसके जो है मैं क्या कर रहा हूँ फी चार्ज कर रहा हूँ, उसके जो है मैं क्या कर रहा हूँ रेंट ले रहा हूँ क्योंकि वो मेरे पैसे ब्लॉक हुए पड़े हैं। सो एग्रीमेंट्स फ्रीक्वेंटली एक्सटेंडेड बियॉन्ड 1 ईयर, और आपके जो है एग्रीमेंट्स क्या होते हैं वो फ्रीक्वेंटली एक्सटेंड हो जाते हैं 1 साल से से ज्यादा अरसे के लिए, क्योंकि अब ज्यादातर कंपनीज जो है सारे के सारे तो नहीं यूज करते हैं, कोशिश करती है कि वो जो है उसको यूटिलाइज करे बेहतर तरीके से। थर्ड आपके पास आ जाता है ट्रांजैक्शन लोन्स, कहता है कि लोन एग्रीमेंट दैट मीट्स द शॉर्ट टर्म फंड्स नीड्स ऑफ द फर्म फॉर अ सिंगल स्पेसिफिक पर्पस, कि जो आप क्या करते हो ट्रांजैक्शन के लिए इनकर करते हो, ट्रांजैक्शन से मुराद बाइंग एंड सेलिंग करते हो, तो जब आप एक खास फंड जो है एक खास मकसद के लिए एक खास जो है प्रोजेक्ट के लिए फंड्स जो है वहां से एलोकेट कराते हो, शॉर्ट टर्म फंड्स आपको चाहिए होते हैं, तो आप जो है क्या करते हो कि जो है ट्रांजैक्शन लोन की तरफ जाते हो। और कहता है कि ईच रिक्वेस्ट इज हैंडल्ड एज अ सेपरेट ट्रांजैक्शन बाय द बैंक, और बैंक क्या करते हैं कि जितनी भी आप रिक्वेस्ट करोगे, जितनी आप जो सेपरेट परचेजिंग करोगे पर्पसेस के लिए, उसको बैंक क्या करती है सेपरेटली हैंडल करती है, ठीक है। एंड अ प्रोजेक्ट लोन डिटर्मिनेशन इज बेस्ड ऑन द कैश फ्लो एबिलिटी ऑफ द बोरोवर, और उसकी जो है जो बारवर है उसकी कैश फ्लो एबिलिटी को भी देखा जाता है कि वो कितना जनरेट करेगा उससे, क्या वो जो है मुझे रीपे कर सकता है कि नहीं कर सकता, तो उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा इस चीज को एडजस्ट करेगा। सेकंड कहता है कि द लोन इज पेड ऑफ एट द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट बाय द फर्म फ्रॉम रिजल्टिंग कैश फ्लोज, और लोन जो है कब पेड ऑफ होगा, कि जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और जब उसकी जो है कैश फ्लोज उसके पास आ जाएंगी तो वो उसके पेमेंट्स जो है उससे उसको क्लियर कर देगा। सिक्योर्ड और एसेट बैक लोन्स में आपके पास जो है उसको हम जो है सिक्योर्ड लोन्स की तरफ आ जाते हैं। तो सिक्योर्ड लोन्स में हमने क्या कहा कि आपको क्या करना पड़ता है, कोलेटरल रखवाना पड़ता है, ठीक है। कोलेटरल आप क्या करना होता है कि जो है कोलेटरल आपके पास एसेट बैक जो है सिक्योरिटी होती है, वो जो है आप क्या करते हो उसके पास जो है रखवा लेते हो, और वो जो है उसके बेसिस पे क्या करते हैं कि आपको लोन इशू कर देते हैं जैसे बैंक कॉमनली करता है, ठीक है। कि बैंक आपको क्या करती है कि लोन देती है तो उसके बैंक पे आपसे कहती है कि जी हमारे पास जो है अपने पास कागजात रखवा लो तो हम आपको क्या कर देंगे लोन प्रोवाइड करेंगे। तो इसीलिए ये कहता है कि एज सच प्लेज्ड बाय बोरोवर टू इंश्योर रीपेमेंट ऑफ लोन, कि वो जो है रीपेमेंट की जो है वो श्योरिटी देता है कि मैं आपको जो है पेमेंट कर दूंगा, तो इसलिए वो क्या कर देते हैं कि उसके लिए जो है वो कोलेटरल रखवा देते हैं कि जी मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि मैं जो आपको पेमेंट कर दूंगा, तो इसीलिए वो इस चीज़ को एश्योर कराने के लिए जो है वो क्या करते हैं कि उससे सिक्योरिटीज के बदले में या जो है जो पैसे उससे ले रहा है उसके बदले में वो क्या करेगा, उसको जो है अपने जो हम कहते हैं कि एसेट वगैरह उसके पास रखवा लेगा। सो कहते हैं कि इफ द बोरोवर डिफॉल्ट्स द लेंडर मे सेल द सिक्योरिटी टू पे ऑफ द लोन, कि अब जो है क्या हो जाता है कि बोरोवर उसको पेमेंट नहीं कर पाता, वो डिफॉल्ट हो जाता है, तो वो क्या कर लेगा उस एसेट को सिंपली सेल आउट कर देगा, ठीक हो गया, और वो अपने पैसे उससे पूरे कर लेगा।
लेकिन जो इसने कोलेटरल रखवाए हुए उसमें 3 बातों का ख्याल उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट उसके लिए उसको ख्याल रखना होगा कि वो मार्केटेबल होना चाहिए, वो जो है सेलेबल होना चाहिए। ठीक है कि वो मार्केट में जो है अगर उसको सेल आउट करे तो वो सेलेबल होना चाहिए। ऐसी चीज ना हो कि जो सेलेबल ना हो, या ऐसे एसेट जो है उसने रखवाया हुआ है जिसकी कोई डिमांड ही ना हो, तो उसका क्या फायदा। ठीक है, सेकंड चीज आपके पास लाइफ, उसकी लाइफ टाइम जो है ज्यादा होनी चाहिए। ऐसी चीज ना हो कि जो एक्सपायर हो जाए या जो है वो ऑब्सोलीट हो जाए और उसके जो है फिर कोई डिमांड ना आ रहा है, तो ऐसी चीज को भी जो है अवॉइड करेंगे। और थर्ड रिस्कीनेस, वो जो है उसके रिस्कीनेस भी देखना होगा कि वो जो है कल को सेल आउट होगा भी नहीं होगा, उसको जो है परचेज करने वाले लोग हैं भी कि नहीं है। ठीक है, और जो है वो खराब तो नहीं हो गई या और किसी किस्म का रिस्क उसके साथ एसोसिएटेड नहीं है, तो इसको हम एसेट बैक कहते हैं, जिसमें आप एसेट्स रखवाते हो। सेकंड, अकाउंट रिसीवेबल बैक्ड आ जाता है, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट लिक्विड एसेट अकाउंट्स लोन्स बाय कमर्शियल बैंक और फाइनेंस कंपनीज बैंक ऑफर लोअर इंटरेस्ट रेट। ठीक है कि कोई जो है जो सबसे आपके पास जो है वो लिक्विड होता है वो अकाउंट रिसीवेबल बैक लोन्स होते हैं। कि आप क्या कर लेते हैं, अपने अकाउंट रिसीवेबल्स को वहां पे गिरवी रखवा देते हो कि मैं जो है क्या करूंगा कि आपको जो है पेमेंट्स, मुझे जो है इतने अमाउंट चाहिए, इनके पास मेरे इतने कर्जे हैं, तो मैं आपके पास इस चीज को रखवा देता हूँ, इन कर्जदारों को जिनसे मैंने पैसे लेने हैं वो मैं आपके पास रखवा देता हूँ। कल को जैसे ही जो है वो पेमेंट मुझे करेंगे मैं आपको पे कर दूंगा। तो बैंक के लिए सबसे बेनिफिशियल यही होते हैं कि अगर वो बंदा पे नहीं करता तो बैंक जाके जो है अपने स्पेसिफाइड डेट पे अपनी कंफर्म पेमेंट्स ले सकते हैं। अब एसेट में तो उनके लिए रिस्क ही था कि बिकेंगी या नहीं बिकेंगी, लेकिन अकाउंट रिसीवेबल्स तो कहीं नहीं जा सकते, वो तो उसको पेमेंट करेंगे। तो इसकी भी जो इवैल्यूएशन आपको प्रॉपर तरीके से करनी पड़ती है। पहले तो आपको इसकी क्वालिटी देखनी होगी कि आपके जितने भी इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं, क्योंकि उसको एक्सेप्ट आप सारे के सारे तो नहीं करोगे, बल्कि वो देखोगे कि जिसकी जो है वर्थ ज्यादा होगी, जो है क्या होंगे जो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। साइज के स्मॉल अकाउंट्स में भी रिजेक्ट है, अगर वो छोटे छोटे अकाउंट्स है 5 लाख 3 लाख 2 लाख वाले, आपको वो सारे के सारे उससे कुल मिला के पूरा अकाउंट रिसीवेबल रख के दे रहा है, तो वो आपके लिए फायदा मंद नहीं है। क्योंकि आपकी उस पर कॉस्ट उससे ज्यादा इन करोगे कि जब आप उसको रिकवर करोगे, उनके साथ जो है डीलिंग्स करोगे, तो उसका जो है कॉल कॉस्ट आपकी जो है बहुत ज्यादा इनकर होगी। आपको क्या करना होगा, इन चीजों को एनालाइज करना होगा, इवेल्युएट करना होगा, और उसके बाद जो आप क्या करोगे, अकाउंट रिसीवेबल बैक लोन्स को अलाउ करोगे। सो इसमें आपके पास जो है 2 किस्म की अरेंजमेंट्स की जाती हैं। एक आप जो है क्या करते हो, नॉन नोटिफिकेशन होती है, एक नोटिफिकेशन होती है। नॉन नोटिफिकेशन सिंपली क्या है, कहता है कि फर्म कस्टमर्स आर नॉट नोटिफाइड दैट देयर अकाउंट्स हैव बीन प्लेज्ड टू द लैंडर, द फर्म फॉरवर्ड्स ऑल पेमेंट्स फ्रॉम प्लेज अकाउंट्स टू द लैंडर। कि इसमें जो है आप अपने जिसको जो है आपने एक कर्जदार को उसके पास जो है रजिस्टर करा दिया, बैक करा दिया, लोन लेने के लिए आपने जो है वहाँ पे कोलेटरल रखवा दिया। आप उसको नहीं बता दें कि मैंने आपको कोलेटरल रखवाया हुआ है, बस आपको जब भी वो पेमेंट करता है आप वो पेमेंट सारी की सारी क्या कर देते हो, दे देते हो। किसको दे देते हो, बैंक को दे देते हो कि जिससे आपने कर्जा लिया हुआ है। लेकिन नोटिफिकेशन इसका ऑपोजिट सिचुएशन है। ठीक है, नोटिफिकेशन क्या कहती है, नोटिफिकेशन कहती है कि फर्म customers are notified that their accounts have been pledged, ठीक है, to the lender and remittances are made directly to the lending institution। कि जो है उसको इन्फॉर्म कर देती है कि हमने आपको जो है अकाउंट रिसीवर्स को इन्फॉर्म कर देती है कि हमने आपको जो है वहाँ पे एज ए प्लेज किया हुआ है। ठीक हो गया, और आपकी सारी की सारी पेमेंट डायरेक्टली जो है किसको हो रही है, वो बैंक को हो रही है या उस इंस्टीट्यूट को हो रही है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को हो रही है जिससे उसने कर्जा लिया हुआ है। तो ये दो आपके पास इसमें टाइप्स आ जाती हैं। थर्ड आपके पास जो टाइप आ जाती है वो है इन्वेंट्री बैक्ड। ठीक है, क्या इन्वेंट्री आपके पास क्या होती है कि जो आपके पास जो है सामान पड़ा होता है, आप उसको क्या करते हो, एज ए सिक्योरिटी जो है रखवा देते हो, लोन रखवा देते हो। तो ये भी जो है आपके पास क्या है, रिलेटिवली लिक्विड एसेट अकाउंट, क्योंकि सामान बिकने वाला है, आप उसको जो है वहां पे रखवा देते हो। तो वो भी जो है आप क्या कर सकते हो, मार्केट में सेलेबल चीज है। लेकिन इसको इवेलुएट आप किस चीज पे करोगे, मार्केटेबिलिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइंग एंड सेलिंग उसकी हो रही है कि नहीं हो रही, ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए। पेरिशेबिलिटी खराब होने वाला प्रोडक्ट तो नहीं है। ठीक है, आप जो है उसको कहते हो कि जी टमाटरों का ट्रक मैं आपके पास रखवा रहा हूँ गिरवी, तो अब टमाटरों का ट्रक जो है वो आपके लिए बहुत ही रिस्की है। ठीक हो गया, वो जो है उसके बाद प्राइस स्टेबिलिटी, उसके प्राइसेस तो अप एंड डाउन तो नहीं हो रही। अगर बहुत ज्यादा अप एंड डाउन मूवमेंट्स चल रही होंगी तो प्रॉब्लम क्या होगी आपके पास कि उसकी जो है जब आप सेल आउट करोगे तो अगर उसकी कीमतें कम हुई तो फिर क्या करोगे, आपको फिर इंतजार करना पड़ेगा जब उसकी प्राइसेस बढ़ेंगी। तो वो आपके लिए जो है थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा कि उसकी डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स को मैनेज करना, उसके अकॉर्डिंगली इन चीज़ों को सेल आउट करना, तो वो आपके लिए थोड़ा सा जो है प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो आप क्या करते हो, प्राइस स्टेबिलिटी को देखते हो, क्या कैसा जो है अपने पास इन्वेंट्री हम रखें कि जिसकी प्राइसेस ज़्यादा मूव ना करें, जो डिमांड और उसके साथ जो इतना ज़्यादा इफेक्ट ना हो, और उसकी जो प्राइसेस हैं वो प्रॉपर तरीके से मैनेजेबल होनी चाहिए आपके लिए जब आप उसको सेल करो। इसके बाद कहता है कि डिफिकल्टी एंड एक्सपेंस ऑफ सेलिंग फॉर लोन सेटिस्फैक्शन, कि उसको जो है क्या करना है कि जब कल को जो है जब उसको सेल आउट करोगे तो उसमें आपका जो है खर्चा कितना आएगा। ठीक है, उसको जो है सेलिंग पे आपका कितना खर्चा आएगा, और उस जो लोन उसने लिया हुआ है क्या उसके बराबर ये पड़ रहा है या उससे ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक पड़ रहा है। अगर वो आपके लिए उससे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक और हेक्टिक पड़ रहा है तो फिर तो आपके लिए फ़ायदा मंद नहीं है। ठीक है, तो आप जो है इस चीज़ को भी एनालाइज करोगे
कि आप जो है क्या ये फ़ायदेमंद है कि नहीं है, आप जब उसको लोन दे रहे हो तो क्या ये ईज़िली सेलेबल है कि नहीं है, इन चीज़ों को देखोगे, प्रॉपर तरीके से एनालाइज़ करोगे। और लास्ट में कहता है कि कैश फ्लो एबिलिटी के उससे जो आपके पास कैश फ्लोज़ कितनी आएँगी, ठीक है? जब आप उसको सेल आउट करोगे, तो वो जो है आपके लिए कितने जो है अर्निंग रिटर्न्स लेकर आएँगी, क्या वो जो है बेनिफिशियल होंगी कि नहीं होंगी? आपने उसको जो है पोज़ेस किया था, आपने उसको रखा हुआ था, उसकी जो है कॉस्ट ज़्यादा तो नहीं आ रही है आपके लिए। तो इन चीज़ों को एनालाइज़ करना पड़ता है आपको, जब आप क्या करोगे इन्वेंटरी बैक लोन्स इश्यू करोगे। सो आपके पास इसमें जो है कुछ 4 टाइप्स के मेजर आ जाते हैं, ठीक हो गया? एज़ इन्वेंटरी बैक लोन, जिसमें आपके पास पहली चीज़ आ जाती है फ्लोटिंग लीन। A general or blanket lien against a group of assets such as inventory or receivables without assets being specifically identified कि जिसमें आप क्या करते हो कि जो है लोन वगैरह लेते हैं लेकिन उनको जो है स्पेसिफिकली बताते नहीं हो कि आपको जो है कौन सी चीज़ें आपने जो उसके पास लीन की हुई हैं, ठीक है? आपने उनके पास जो है जो रखवाई हुई हैं वो कौन सी चीज़ें आप उसको जो है स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करते, आप जस्ट उसके अमाउंट वगैरह वर्थ बता देते हो और इसलिए कहता है कि दिस लीन अलाउज फॉर द लीगल seizure of the pledge asset in the event of loan default. By its very nature, the floating lien is loose arrangement and the lender may find it difficult to police. Frequently, a floating lien is requested only as additional protection and does not play a major role in determining whether or not the loan will be made. कि आपके पास कोई ऐसा जो है वो आपको कोई बेनिफिट नहीं देता क्योंकि उसने जो आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ तो नहीं बताई कि मैं इसको आपके पास जो है ऐसे गिरवी रख रहा हूँ। तो कल को जब आप उसको जो है गवर्नमेंट के पास जो है अदालत में जाओगे या आप जो है पुलिस को कहोगे, तो आप उसको क्या कहोगे कि इसने मुझे कौन सी चीज़ जो है गिरवी में कही थी स्पेसिफिकली तो उसने मेंशन नहीं की। ठीक है? तो आप इसलिए क्या करते हो कि आप जो है इस चीज़ को जो है कंपनीज़ फिर भी अवॉइड जो है अगर कोई क्रेडिट वर्दी हो या जिसको वो जानता हो क्योंकि उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे हो तो वो क्या कर देते हैं कि वो जो है इसकी तरफ जाते हैं। बस ये कहते हैं कि इवन इफ कोलेटरल इज वैल्यूएबल द लेंडर इज यूजुअली विलिंग टू मेक ओनली अ मॉडरेट एडवांस बिकॉज़ ऑफ डिफिकल्टी इन एक्सरसाइजिंग टाइट कंट्रोल ओवर द कोलेटरल। The floating lien can be made to cover both receivables and inventory as well as the collection of receivables. कि अगर वो जो है क्या करता है कि उसके पास आपने जो है मैं क्या कहा कि इन्वेंट्री होगी या रिसीवर्स आपने रखवाए हुए हैं तो वो इसको देखेगा कि वो जो इन्वेंट्री है या रिसीवर्स है वो कितनी कलेक्टेबल है, कैसे कलेक्टेबल होंगी, उन चीज़ों को एनालाइज करता है। नंबर सेकंड कहता है कि चैटल मॉर्गेज कि a lien specifically identified personal property assets other than real estate कि आप जो है बैकिंग अ लोन कि आप जो है प्रॉपर्टी को जो है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को अपने पास रखवा देते हो किस चीज़ के लिए, बैक करने के लिए कि वो जो है आप क्या करोगे उसको रिकवर करोगे और उसमें जो है डिफरेंट एसेट्स आएंगे जो अदर देन आपके रियल एस्टेट होंगे और इसलिए कहता है कि इन्वेंटरीज आर आइडेंटिफाइड बाय सीरियल नंबर्स और सम अदर मींस व्हाइल द बोरोवर होल्ड्स टाइटल ऑफ द गुड टू द गुड द लेंडर हैज अ लीन ऑन इन्वेंटरी कि जो है टाइटल उसी का होगा कि जिसका वो सामान है जिसने जो कर्जा लिया था उसी के नाम पे वो चीज़ होगी, लेकिन क्या होगी कि जो है लीन उसके पास होगी जिसके पास जो है इन्वेंट्री जो है जो कर्जा उसको दे रहा है लीन उसको दिया जाएगा। And that is why we are saying that this inventory cannot be sold unless the lender consents. ठीक हो गया और जो है आप उस चीज़ को सेल आउट नहीं कर सकते कि आप उसको कहो कि जी मैं इसको जैसे पहले सेल आउट कर देता हूँ इसको क्या पता चलता है, नहीं क्योंकि वो जो है वो चीज़ उसके नाम पे आपने रखवाई हुई है, पड़ी आपके पास होगी, ठीक हो गया, टाइटल आपका होगा, आपके नाम का होगा, लेकिन आप उसकी परमिशन के बगैर उसको सेल आउट नहीं कर सकते, उन एसेट्स को आप जो है निकाल नहीं सकते। जैसे आपकी मशीनरी होगी तो आप उसको जो है सेल आउट नहीं कर सकते, ठीक है? आपके पास जो है आपने कोई और जो है इस किस्म के जो है एसेट्स रखवाए हुए थे कंपनी के, ठीक है? जो कंपनी पर्पस थे तो वो जो है फर्नीचर वगैरह या कुछ आपने इस तरीके से रखवाया हुआ था तो अब आप उसको जो है सेल आउट नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ लैंडर। जब आप उसको पेमेंट्स क्लियर कर लोगे तब आप जो है उसको सेल आउट कर सकते हो, अदरवाइज आप जो है उसको सेल आउट नहीं कर सकते। इसके बाद हम कहते हैं ट्रस्ट रिसिप्ट, a security device acknowledging that the borrower holds specifically identified inventory and proceeds from its sales in trust for the lender। कि आपके पास क्या है ट्रस्ट रिसीव नाम से शो हो रहा है कि रसीद है ट्रस्ट वाली, ठीक है, जिसमें जो है बोरोवर क्या करेगा कि वो जो है एक्नॉलेज करेगा इस चीज़ को कि वो जो है आइडेंटिफाइड इन्वेंट्री बता देगा। प्रीवियस में तो क्या था कि हमने आइडेंटिटी जो है उसकी नहीं बताई थी, यहाँ पे हमने जो है स्पेसिफिकली उसकी आइडेंटिटी बता दी उस इन्वेंट्री की और वो जो है जब उसको सेल आउट करेगा तो उससे वो पेमेंट क्या करेगा, किसको देगा, जो लेंडर है उसको वो पेमेंट्स करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि द बोरोवर होल्ड्स द इन्वेंट्री एंड the proceeds from its sales in trust for the lender. This type of lending arrangement, also known as floor planning, has been used extensively by automobile dealers, equipment dealers, and consumer durable goods dealer. ठीक हो गया कि आपके क्या होता है इसको हम जो है फ्लोर प्लानिंग भी कहते हैं और ज़्यादातर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज और इक्विपमेंट वाले इसको यूज़ करते हैं कि जब हमारे जो है ऑटो गाड़ियाँ सेल आउट हो जाएंगी उसकी प्रोडक्शन कर लेती हैं तो जब सेल आउट हो जाएंगी तो वो क्या कर देंगे उसको जो है पेमेंट्स कर देंगे और इसलिए हम कहते हैं कि an automobile manufacturer will ship cars to a dealer who in turn may finance the payment for these cars through a finance company. The finance company pays the manufacturer for the car shipped. The dealer
signs a trust receipt security agreement which specifies what can be done with the inventory. The car dealer is allowed to sell the car but must turn the proceeds of the sales over the lender in payment of the loan. कि आप जो है क्या करोगे कि बड़े बड़े जो आपके पास बिजनेसमैन होते हैं गाड़ी वाले, वो क्या करते हैं, शोरूम के लिए गाड़ियां मंगवा लेते हैं बैंक के थ्रू पे, बैंक उसको पेमेंट कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो जो है उसके जो है वो सेलिंग शुरू हो जाएगी, उस प्रोडक्ट को सेल आउट करना शुरू कर देगा, तो क्या होगा कि जिससे जो है जिसे वो पेमेंट्स वगैरह अराइज होना शुरू हो जाएगी, वो क्या करेगा, वो जो है उसको बैंक को देना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको जो है क्या करते हो, ट्रस्ट रिसिप्ट के जरिए से भी जो है लोन ले सकते हो। नंबर 4 आपके पास आ जाता है टर्मिनल वेयर हाउस रिसिप्ट। ठीक है, कि आप क्या कर देते हो कि वेयर हाउस के जरिए से उसके जो है रिसिप्ट दे देते हो, जिसको हम कहते हैं कि रिसिप्ट फॉर द डिपॉजिट ऑफ द गुड्स इन अ पब्लिक वेयर हाउस दैट अ लेंडर होल्ड्स एज अ कोलेटरल फॉर लोन। कि आप क्या कर लेते हो कि आप जो है रिसिप्ट जो है अपने डिपॉजिट ऑफ गुड को जो है पब्लिक वेयर हाउस में रख देते हो, जिसके जो है आपने कर्जा लिया होता है, और वो आपके जो है कोलेटरल फॉर लोन जो है कंसिडर होती है। ठीक है, जिसमें हम कहते हैं कि borrower secures a terminal warehouse receipt loan by storing inventory with the public or terminal warehousing company. The warehousing company issues a warehouse receipt which evidence title to specific goods that are located in the warehouse. The warehouse receipt gives the lender a security interest in the goods against which a loan can be made to the borrower. कि आप जो है क्या कर सकते हो कि जिसके जो है आप वही चीज लेकर जा सकते हो, आप उसकी गारंटी दे सकते हो कि मैंने जो है इस बड़े बाहर कंट्रीज में ये चीजें अवेलेबल होती हैं कि वहाँ पे बड़े वेयर हाउसेज होते हैं जो क्या करते हैं कि वो आपकी इस चीज की एश्योरिटी देते हैं, गारंटी देते हैं कि हाँ हमारे पास इसका इतना जो है अमाउंट का सामान मौजूद है, आप इसको क्या कर दो, इसके बदले में जो है पेमेंट्स कर दो, आप इसको लोन दे दो, तो वो जो है उसका एज एन एविडेंस इस्तेमाल करती है, ताकि जो है उस बंदे को जो है जो बैंक है उसको जो इस चीज़ की एश्योरिटी हो जाए, या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको इस चीज़ की एश्योरिटी हो जाए कि सामान इसके पास नहीं है, थर्ड पार्टी के पास पड़ा हुआ है, और वो थर्ड पार्टी क्या कर रही है, वो गारंटी ले रही है कि जो जब इसने पेमेंट्स ना की तो ये उसको वो गुड्स जो है दे देगा। सो कहते हैं कि कॉन्सिक्वेंटली द लैंडर is able to maintain strict control over the collateral and will release collateral only when the borrower pays a portion of the loan. For protection, the lender usually requires the borrower to take out an insurance policy with a loss payable clause in favor of the lender. ठीक हो गया कि वो जो है क्या कर लेते हैं कि वो जो इस चीज की गारंटी ले लेते हैं कि वो जो है स्ट्रिक्ट कंट्रोल इस पे रखेगी कि जब तक उस बंदे ने उसको पेमेंट नहीं की होगी तब तक जो है वो कोलेट्रल उसको नहीं देगा, क्योंकि उसने बैक पे रखी हुई है। और इसलिए गवर्नमेंट जो है ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है कि वो इस चीज को ओवरकम करने के लिए कि वो जो है बोरोवर उसको पैसे दे देगा, क्योंकि वो जो है जो है चीज़ों की इंश्योरेंस भी करा सकते हैं कि लेट से जो है कल को वो उस चीज़ को नुकसान पहुंच जाता है, तो नुकसान तो डायरेक्टली किसको पहुंचेगा, जिसने कर्जा दिया हुआ था उसको नुकसान पहुंचेगा, तो वो उसकी जो है इंश्योरेंस वगैरह की जो है फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। लास्ट में आपके पास आ जाता है फील्ड वेयर हाउस रिसिप्ट, a receipt for goods segregated and stored on the borrower's premises, but under the control of independent warehousing company that a lender hold as a collateral for loan। कि इसमें हमारे पास सिचुएशन क्या है कि आप क्या कर देते हो कि आप जो है सामान अपने जो है वेयर हाउस में रखवा देते हो, ठीक है, और आपको जो है कौन देखेगा, थर्ड पार्टी जो है वो आपको देखेगी, इंडिपेंडेंट वेयर हाउसिंग कंपनी जो है आप पे नजर रखेगी, ठीक है, वो जो है सारे के सारे जो कंट्रोल होगा उस पर कितना होगा, उसका किसका होगा, वेयर हाउसिंग कंपनी का होगा। ठीक है, कि वो सामान जो है जो आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है, वो जो है इसको नजर जो है कौन रखेगा, इंडिपेंडेंट वेयर हाउस रखेगा उस पर, और वो क्या करेगी कि वो कोलेट्रल के बेस पे रखेगी, जब आप उसको लोन पे कर दोगे तो वो उसको पे कर देगी। और इसलिए हम कहते हैं कि द प्लेज गुड्स आर लोकेटेड इन अ पब्लिक वेयरहाउस। In a field warehouse receipt loans, the pledge inventory is located on the borrower's premises। कि जो पैसे मांग रहा है उसके premises में हम उसको वहां पे रख देते हैं, और उसके पास जो है एज ए प्लेज जो है कोलेट्रल हम उसको यूज करते हैं, उसके बदले में हम जो है लोन लेते हैं। और इसलिए कहता है कि द फील्ड वेयरहाउसिंग कंपनी हैज a sole access to this area and is supposed to maintain strict control over it। और जो आपके पास जो है जो है फील्ड वेयरहाउसिंग कंपनी होती है, उसका क्या होता है, उसके कंप्लीट जो है क्या होगा, उस पर कंट्रोल होगा कि ये बंदा जो है उसको सेल आउट तो नहीं कर सकता, या जो है उसकी पेमेंट उसने रिसीव कर ली और वो जो है उसने उसको पे नहीं की, तो इन चीज़ों पे बड़ा ज़्यादा वो जो है नज़र रखनी पड़ती है। और मजीद कहता है कि द फील्ड वेयर हाउस अरेंजमेंट इज यूजफुल मींस ऑफ फाइनेंसिंग व्हेन इट इज नॉट डिजायरेबल टू प्लेस द इन्वेंटरी इन अ पब्लिक वेयर हाउस आइदर बिकॉज ऑफ द एक्सपेंस और बिकॉज ऑफ द इनकन्वीनियंस। अगर आपको जो है इनकन्वीनियंस का सामना करना पड़े, या जो है आप कहते हो कि खर्चा होगा कि मैं उसको जो है वहाँ पे रखवाऊंगा और ये जो है एक उसके पास जो है टर्मिनल पॉइंट पे पड़ा हो, तो आप कहते हो कि मेरे पास ही पड़ा रहा है, इसका जो है कॉस्ट बच जाएगी मेरी, और इसके बदले में वो क्या कर लेता है, वहां से कर्जे ले लेता है, तो ये भी हमारे पास जो है अ काइंड ऑफ जो है एसेट इन्वेंट्री बैक लोन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा जो है वो है फैक्टरिंग अकाउंट रिसीवेबल्स। फैक्टरिंग अकाउंट रिसीवेबल्स किसे कहते हैं, कहते हैं कि द सेलिंग ऑफ रिसीवेबल्स टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द फैक्टर यूजुअली विदाउट रिकोर्स।
ठीक हो गया कि आप क्या कर रहे हो कि वहां पे तो आपने क्या कर दिया था कि उसको जो एज ए प्लेज रखवाया था, अकाउंट रिसीवेबल का एज ए कोलेटरल इस्तेमाल करें। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अकाउंट रिसीवेबल्स को एज ए कोलेटरल इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि आप क्या कर रहे हो, उसको सेल आउट कर रहे हो। आप उसको जो है क्या करते हो, उसको सेल आउट कर रहे हो किसको, कि आप जो है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको हम फैक्टर का नाम देते हैं, आप उसको जो है सेल आउट कर रहे हो, और वो जो है क्या कर रहा है कि वो जो है उसको बदले में आपको लोन दे रहा है। ठीक है, आपको पता है कि ये बंदा जो है मुझे पैसे देगा। ठीक है, तो जब आपको इस चीज का पता है कि मुझे जो है पैसे देगा, तो आप क्या कर रहे हो कि उसको जो है उसको सेल आउट कर देते हो कि इसके बदले में मुझे आप लोन दे दो। और जिसका हमने जो है कहा कि विदाउट रिकोर्स, तो विदाउट रिकोर्स हम उसको कहते हैं कि आपके पास क्या है कि रिस्पांसिबिलिटी फॉर फ्यूचर नॉन पेमेंट स्पेशली ऑन नेगोशिएबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, कि जिसमें आपके पास जो है क्या करते हो कि डिस्क्लेम रिस्पांसिबिलिटी होती है कि आप जो है उसको जो है डिस्क्लेम करना चाहते हो कि वो जो है कल को आपको जो है जो पेमेंट्स वगैरह होंगी उस चीज से आप अलग हो जाओ, और आप क्या करो कि उसको जो है फैक्टर को वो पे जो है वो करेगा। ठीक है, तो अब जो है पेमेंट्स वगैरह का जो इशू होगा वो कहाँ पे ट्रांसफर कर दी आपने उस बंदे को, जो है जो कंपनी थी उससे हट के अब जो है बैंक की तरफ चली गई या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ चली गई। और इसलिए हम कहते हैं कि नहीं, फ्लेजिंग अकाउंट रिसीवर्स द फर्म स्टिल रिटेन्स टाइटल टू द रिसीवर। ठीक है, कि फर्म के पास जो है उसका टाइटल होगा रिसीवर्स के अकाउंट किसको जो है लोन दिया था। व्हेन अ फर्म फैक्टर्स इट रिसीवर्स, ठीक है, कि जब फर्म जो है वो क्या करेंगे, वो फैक्टर्स ले लेंगे उससे जो रिसीवर्स, फिर क्या, तो वो जो है जब इंस्टीट्यूशन के पास चली जाएगी, इट ट्रांसफर द ट्रस्टर्स टू द रिसीवर बाय एक्चुअली सेलिंग देम टू अ फैक्टर, कि जब वो रियलिटी में जब बैंक को वो सेल आउट कर देगी, ठीक है, तो तब वो क्या कर देगी, उसको उसके जो है नाम वगैरह टाइटल वगैरह उसके नाम पे आ जाएगा कि ये जो है लोन आप किसको पे करेगा, इस बंदे को जो है ये जो जितनी भी पेमेंट्स थी इसके पास जाएगी। So this sale is usually without recourse, meaning that the selling firm would not be liable for any receivables not collected by a factor। ठीक हो गया, और इसमें जो है विदाउट रिकोर्स से मुराद हमारा वही बात मैं आपको कहा कि डिस्क्लेम रिस्पांसिबिलिटी, कि आप जो अपने आप को इस चीज से निकाल लेते हो कि कल को जो है वो बंदा उसको पेमेंट नहीं करता, तो ये जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, वो जो है फैक्टर जाने और उसके काम जाने कि वो किस तरीके से उससे अपने पैसे जो है वो रिसीव कराता है। ठीक है, तो वो जो है सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी हो जाती है कि वो अपने पैसे वहां से कैसे रिसीव कराता है। तो इसके लिए क्या करेगा, कहता है कि जो है फैक्टर को जो है कुछ जो है मेजर्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, जिसमें हम पहली चीज अगर कहें कि फैक्टर इज ऑफन सब्सिडरी ऑफ अ बैंक होल्डिंग कंपनी, ये है कि वो जो है जो बैंक होल्डिंग कंपनी होगी, ये है कि वो जो है उसकी सब्सिडरी होगी। दूसरा फैक्टर जो है अपने पास क्या करेगा, एक प्रॉपर क्रेडिट डिपार्टमेंट रखेगा। तो क्या वो जो इन अकाउंट्स को चेक करेगा, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को प्रॉपर तरीके से चेक करेगा कि ये पेमेंट्स करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, उनके जो है सारे का रिकॉर्ड रखा होगा, उनसे जो है पेमेंट्स रिसीव करेगा, उस पर नजर रखेगा। ये सारे का सारा काम उसका जो है फैक्टर का हो जाएगा, अपना जो उसके डिपार्टमेंट बनाएगा। इसके बाद कहता है कि अलाउस फर्म्स टू एलिमिनेट देयर क्रेडिट डिपार्टमेंट एंड एसोसिएटेड कॉस्ट, और जो है वो क्या करेगी, इसको अलाउ भी करेगी कि वो अपने जो क्रेडिट डिपार्टमेंट और एसोसिएटेड जितनी कॉस्ट उसके साथ रिलेटेड है वो भी उससे निकाल सके, क्योंकि वो जो है उसके ऊपर जो है क्या हो रही है, एज अ काइंड ऑफ जो है बर्डन आ जाएगा कि जब वो क्या करेगी इस चीज को मेंटेन रखेगी, तो वो इस चीज का ख्याल रखेगी। और कहता है कि इसके कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो क्या होगी, यूजुअली फॉर 1 ईयर बट आर रिन्यूएबल, और इसके कॉन्ट्रैक्ट जो है 1 ईयर तक होंगी, या जो है फिर आपको रिन्यू करने पड़ेंगे उनके साथ दोबारा कॉन्ट्रैक्ट को, कि जो उनको जो है आपको रिसीवेबल्स जो आपको फैक्टर किए गए थे। सो फैक्टरिंग कॉस्ट आपको कौन सी बियर करनी पड़ेगी जब आप जो है फैक्टर करोगे इन चीजों को, तो आपके लिए क्या हो जाएंगी। कहता है कि जी हम सबसे पहले कहते हैं कि फैक्टरिंग अरेंजमेंट्स आर गवर्न्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द फैक्टर एंड द क्लाइंट, कि दोनों के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट किया होता है आप, ठीक है, तो उसकी जाहिर सी बात है कोई ना कोई कॉस्ट तो आएगी। सो पहली कॉस्ट आपके पास क्या है कि फैक्टर रिसीव द कमीशन ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द रिसीवर्स, कि जितने भी रिसीवर्स उसको मिलेंगे उस पर उसको कमीशन मिलेगा, और वो कितना होगा, वो जो है वो 1% से लेके जो है 3% तक हो सकता है। कैश पेमेंट इज यूजुअली मेड ऑन द एक्चुअल और एवरेज ड्यू डेट ऑफ द रिसीवेबल की, या जो है जो एक्चुअल उसको डेट बताई होगी या उसको जो है जो ड्यू डेट बताई होगी उसके पे जो है उसको पेमेंट्स मिल जाएंगे। इफ द फैक्टर एडवांसेस मनी टू द फर्म, कि फैक्टर क्या करता है वो एडवांस कर देता है मनी फर्म को, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि देन द फर्म मस्ट पे इंटरेस्ट ऑन द एडवांस, तो फर्म को क्या करना पड़ेगा कि उसके जो है फिर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अगर वो जो है उसको पहले एडवांस पे देता है तो उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फोर्थ कहता है कि द टोटल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग इज कंपोज्ड ऑफ अ फैक्टरिंग फी प्लस एन इंटरेस्ट चार्ज ऑन एनी कैश एडवांस, कि वो जो है एक तो जो उसको फैक्टरिंग की जो उसने सेल आउट किया था उसको उसने परचेज किया, उसके ऊपर जो है उसको क्या करेगा, वो अपनी कमीशन फैक्टरिंग फीस भी चार्ज करेगा, और दूसरा अगर उसने कोई एक्स्ट्रा अमाउंट उसको दी हुई है, लोन दिया हुआ है, तो वो क्या करेगा उस पर भी उससे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो डबल बेनिफिट में जाएगा। ठीक है, सो कहता है कि ऑल द एक्सपेंसिव इट प्रोवाइड द फर्म विद सब्सटेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, जाहिर बात है कि एक्सपेंसिव है कि एक तो आपको जो है क्या करना पड़ रहा है कि जो है फैक्टरिंग फी भी देनी पड़ रही है, दूसरा आपको जो इंटरेस्ट चार्ज भी होगा आपको,
लेकिन फिर भी आपको जो है सब्सटेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है कि आप जो है उसमें से जो है अगर आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो और आपको जो है कर्जा चाहिए तो आप मजबूरन क्या करोगे, इसकी तरफ जाओगे और आप कहोगे कि खैर मुझे जो है कॉस्ट बियर करनी पड़ जाए, लेकिन मैं जो है इस चीज़ को ओवरकम कर लूँ कि मैं जो है अपने लिए जो है लोन्स को अरेंज कर लूँ और मैं जो है इसको प्रिवेल कर सकूँ, मैं इसका बेनिफिट हासिल कर सकूँ, क्योंकि आपको जो है लोन चाहिए होता है तो आप जो है इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं होते। लास्ट जो टॉपिक है हमारा वो कहता है कि कंपोजिशन ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, कि आपकी जो है शॉर्ट टर्म जो फाइनेंसिंग है वो किस चीज़ पे कंपोज होगी। तो कहता है कि द बेस्ट मिक्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग डिपेंड्स ऑन, कि आप जो है क्या करोगे, जिस तरीके से हमने मार्केटेबल सिक्योरिटीज को है बनाया था कंपोजिशन की, हम जो है किस तरीके से मार्केटेबल सिक्योरिटीज को एडजस्ट करेंगे, इसी तरीके से हम जो है देखते हैं कि हम जो है अपने जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग सोर्सेज हैं वो किस तरीके से हम जो है अरेंज करेंगे, कि कहाँ से हमें जो है कैसे फंड्स को अरेंज करना होगा, कब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग मेथड, कि आप जो उसको देखोगे कि आप जिस तरीके से फाइनेंसिंग कर रहे हो उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, वो आपके लिए ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं पड़ रहा। अगर आपके लिए एक्सपेंसिव है तो फिर आप उसको जो है इग्नोर कर दोगे। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, सेकंड बात कहता है कि आपके पास जो है फंड्स कितने अवेलेबल है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ज़्यादा फंड मिल रहे हैं कि या कम मिल रहे हैं। अगर ज़्यादा फंड्स की अवेलेबिलिटी हो रही है तो फिर आप जो है क्या करोगे, जाने की कोशिश करोगे कि मैं जो है इस चीज़ को अवेल कर रहा हूँ। टाइमिंग बड़ा मैटर करती है, कितने ड्यूरेशन के लिए आपको जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, 30 डेज की एग्रीमेंट पे मिल रहा है, 60 डेज पे मिल रहा है, 90 डेज पे मिल रहा है, क्या वो आपकी जो है जो रिक्वायरमेंट थी उसको कम्प्लीटली फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है। उसके बाद कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। ठीक है, आपको जो है वो अगर डिलेज लेकर आते हो तो क्या सिचुएशन होगी। ठीक है, अगर आप जो है क्या करते हो उसको सेल आउट करना चाहते हो या जो है आप उसके बैक पे जो है ज्यादा अर्निंग करना चाहते हो, तो आपके पास कौन सी चॉइस अवेलेबल है, आप उसको देखने की कोशिश करते हो। लास्ट में कहता है कि डिग्री टू विच द एसेट्स आर इनकम्बर्ड, ठीक है, कि आप जो इस चीज को देखते हो कि आपके जो डिग्री ऑफ एसेट जो आपने क्या किए हुए हैं, इनकम्बर्ड किए हुए हैं, उस पर जो है आपका क्या इफेक्ट पड़ता हुआ है, कि आपके जितना एसेट जो है वहां पे पड़ा हुआ है, जितने आप जो है एसेट उसको रखा हुआ है वो कितना बाउंड होगा। ठीक है, अगर कम एसेट्स आपके बाउंड हो रहे हैं तो फिर आप जो है उसी तरह से देखोगे कि आपको जो है एज रिसीवेबल्स रखने चाहिए या इन्वेंट्री की तरफ जाना चाहिए, या जो है आपको जो अनसिक्योर्ड लोन्स है उनकी तरफ जाना चाहिए। और इसलिए हम कहते हैं कि a more practical approach is to rank sources according to their explicit cost and then consider other factors to see whether they change their rankings as they relate to the total desirability. Because of the financing needs of the firm change over time, multiple sources of short-term financing should be explored on continuous basis. तो हम जो है क्या करेंगे, इन चीज़ों को जब एनालाइज करेंगे तो डिफरेंट एस्पेक्ट से देखेंगे, अपने नीड्स और उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे कि वो जो है कितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, कितनी ड्यूरेशन के लिए चाहिए, कितने ड्यूरेशन के लिए नहीं चाहिए, कितने आपके एसेट्स वहाँ पे बाउंड होंगे, कितने एसेट्स बाउंड नहीं होंगे। आप तमाम की तमाम चीज़ों को प्रॉपर तरीके से देखोगे और उसके बाद जो है आप क्या करोगे, डिसीजन लोगे कि मुझे जो है लोन ले जो है कौन सा ऑप्शन मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल होगा, कौन सा ज़्यादा सूटेबल नहीं होगा, और आप उसी के बेसिस पे क्या करते हो, इस चीज़ को अवेल करते हो। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर है। अगर हम इसको जो है समराइज करने की कोशिश करें तो थोड़ा सा मैं आपको जो है दोनों को मिला के जो है लास्ट लेक्चर और इसको जो है मिला के एक समरी दे देता हूँ कि हमने जो है जो टॉपिक स्टार्ट किया, चैप्टर हमने स्टार्ट किया, वो किस चीज़ से स्टार्ट किया। हमने जो है कहा कि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग को आप कैसे इस्तेमाल करते हो। ठीक है, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के सोर्सेज कौन से हैं। तो हमने कहा कि अकाउंट रिसीवेबल है आपके पास और एक्रूड एक्सपेंसेस हैं। अकाउंट पेबल जो है जो पेबल आपके पास हो जाते हैं, पेबल्स हो जाते हैं, वो आपको बेनिफिट क्या देते हैं कि आप जो है उसको क्या करते हो, विदाउट कोई जो है प्रॉमिसरी नोट वगैरह कि आपको लोन मिला होता है तो आप उसकी फैसिलिटी ले लेते हो। ठीक है, और उसको लेट कर सकते हो पेमेंट्स को, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक्रूड एक्सपेंसेस को आप जो है डिले करना चाहते हैं लेकिन डिले नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी जो है फिर कॉस्ट आपको इनडायरेक्टली बियर करनी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के टैक्सेस को आप डिले नहीं कर सकते। वेजेस वगैरह को आप डिले करोगे तो आपका जो है एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड हो जाएगा, तो प्रॉब्लम आपके लिए बन सकती है। तो आप उसमें जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, आप चाहते हो कि मेरी जो है पेमेंट्स टाइम पे हो जाए। ठीक है, उसके बाद जो हमने जो चीज़ दूसरी देखी वो हमने कहा कि किस तरीके से आप जो है क्या करते हो कि जो है फाइनेंसिंग करते हो। तो हमने कहा कि आपके पास जो एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हो जाते हैं और एक आपके पास जो है बिजनेस जो है जो बैक लोन्स होते हैं, आप उन चीज़ को देखते हो कि आपने जो है किस तरीके से उनको बैक किया हुआ है, किस तरीके से जो है उनको फाइनेंस करते हो। तो हमने जो है दोनों के अपने अपने टाइप्स देखे और लास्ट में जो है हमने क्या कहा कि आपके पास जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि आपके डिसीजन कैसे होगा कि आपने शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग कैसे करनी, तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसका कंपोजिशन बनाते हो, क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या आपकी नीड्स हैं। आप जो है टाइम ड्यूरेशन को देखते हो, फ्लेक्सिबिलिटी को देखते हो, आप अपने एसेट्स को देख रहे हो कि कितना आपको जो बैक करना पड़ेगा, कितना नहीं करना पड़ेगा। तो इन सबको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करने के बाद आपकी कंपनी जो है वो क्या करती है, डिसीजन लेती है कि उसको जो है कितना कौन से सोर्स ऑफ फंडिंग फाइनेंसिंग के लिए जाना चाहिए, शॉर्ट टर्म में कौन सा तरीका कार अपनाना चाहिए, कौन सा नहीं अपनाना चाहिए। तो ये था हमारा
चैप्टर नंबर 11। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।